गुड मॉर्निंग प्रवीण, अभिषेक और सभी बच्चे जो जुड़ चुके हैं। आज का टॉपिक मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 21 की में जो विभिन्न शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं उनका मतलब उनका अर्थ क्या है इसको समझेंगे। और उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार से अनुच्छेद 21 का विस्तार किया है इस बात को समझेंगे। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का मूल अधिकारों में भी और पूरे संविधान के हिसाब से क्या महत्व है उस बात को भी करें। तो यहाँ पर बच्चों आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 फंडामेंटल जो राइट्स हैं और इसमें आर्टिकल 21 को हम एक्सप्लेन करेंगे। मूल अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 में कि हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट स्टेट्स आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जो विभिन्न शब्दावली प्रयोग की गई है उस विभिन्न शब्दावली का मतलब क्या है। जैसे एक शब्द प्रयोग किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। इसमें दोनों में फर्क क्या है। फिर इसी तरह से एक और शब्द है वंचित करना, डिप्राइव करना, जीवन या जिसको संविधान में कहा गया प्राण, लाइफ का क्या मतलब है। और इन सब को समझने के बाद जो तीसरा डायमेंशन होगा कि अनुच्छेद 21 में जो अंतर्निहित अधिकार हैं, अंतर्निहित अधिकार इसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 में जो अंतर्निहित अधिकार हैं किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने इसका विस्तार किया है इस बात को देखेंगे। और जो चौथा जो डायमेंशन है आर्टिकल 21 का वो ये है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 के बारे में 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। अगर हम लोग पहली बात को समझें तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये बात कही गई है। तो हम लोग इसको देखें, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आर्टिकल 21 जो है इसको मेंस में बच्चों, मेन एग्जामिनेशन में बीपीएससी मेन में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से प्रवीण का पिछले क्लास में मैंने देखा चैट में था संसद, तो संसद तो मैंने शुरू में पढ़ा दिया था। संसदीय प्रणाली आप याद करिए, संसदीय प्रणाली ही मैंने पढ़ाया है। संसद पर अब तक बीपीएससी में कोई प्रश्न नहीं आया, हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम पर भी किसी ने प्रश्न दिया है। मैं नहीं कहता हूं कि उस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन संसदीय प्रणाली पर आप ज्यादा कंसंट्रेट करें, ठीक है। अब यहां पर बच्चों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो 21 क्या कहता है, वो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण मतलब जीवन, लाइफ तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। ये इसमें कहा गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि ये अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, ये अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार देता है। एक प्रकार का अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है। दूसरा जीवन के अधिकार के साथ साथ दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कहेंगे पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं, एक जीवन का अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जब किसी व्यक्ति का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है
तो अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन है ये। इसी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने चॉइस के अनुसार जीवन जी सकें, एक मतलब इसका ये भी होता है। और आधार कार्ड के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को, जो निजता का अधिकार है उसको जीवन के अधिकार के रूप में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर नहीं बताया। तो इसका मतलब कि अगर आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं तो ये भी अनुच्छेद 21 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान किया गया था उसका सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुत विस्तार किया, और वो विस्तार इसके हर पहलू पर था। जैसे कि विधि शब्द का क्या मतलब है, विधि की स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा उसी से तय होगी। क्या विधि का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डनरी लॉ है, या विधि का मतलब जो है वो ऑर्डनरी लॉ के बजाय फेयर लॉ की बात इसमें की गई, ये सब मुद्दे क्या उठे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें शब्द प्रयोग किया गया था उन शब्दों का भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अर्थ किया गया उस अर्थ से, जैसा इसका पहले जो इसकी व्याख्या होती थी गोपालन केस आदि में जो न्यायालय ने व्याख्या की, और बाद में जो मेनका गांधी के केस में अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये व्याख्या बदली कैसे, ये जो व्याख्या है यह व्याख्या बदली कैसे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या है, इसमें कहा गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या मतलब होता है, आप इसको उदाहरण से समझिए कि हम किसी भी कानून की जो वैधता है उस वैधता की जांच जो है दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। कानून की वैधता की जांच का जो एक तरीका है वो एक तरीका क्या हो सकता है कि कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया है, कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग आधार बनाएं। ठीक है, कानून लागू करने की प्रक्रिया मतलब कि जो कानून में कहा गया है हम उसको देखें कि कानून को लागू करते समय उसको कार्यपालिका ने फॉलो किया या नहीं किया। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया, तो मृत्युदंड को देने के मामले में जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं अगर वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तो ये कानून का सही तरीके से पालन है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो कानून की वैधता की जांच करने का एक तरीका कानून लागू करने की प्रक्रिया को देखना है। किसी कानून की वैलिडिटी की जांच का एक दूसरा तरीका भी होता है, और वो दूसरा तरीका यह होता है कि हम कानून की प्रक्रिया नहीं बल्कि कानून की विषय वस्तु की जांच करें। कानून की जो विषय वस्तु है, कानून जिन चीजों से बना है, कानून की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु की जांच करें। जैसे कि कानून की विषय वस्तु में हम देखें कि वो फेयर है कि नहीं है, निष्पक्ष है कि नहीं है। कानून की विषय वस्तु में हम लोग देखें कि वो जस्ट है कि नहीं है, न्यायपूर्ण है कि नहीं है। कानून की विषय वस्तु में हम लोग देखें कि वो रीजनेबल है कि नहीं है, वो रीजनेबल है कि नहीं है, मतलब वो तार्किक है कि नहीं है। तो किसी भी कानून की वैधता की जांच के दो तरीके हो सकते हैं। एक, कानून को हम केवल ये देखें कि कानून कैसा है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून लागू करने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। जैसे हम केवल ये देखेंगे कि किसान कानून जो है उसको ठीक तरीके से लागू किया गया कि नहीं किया गया। हम ये नहीं कहेंगे कि किसान कानून अन्यायपूर्ण है, किसान कानून में निष्पक्षता की कमी है, किसान कानून रीजनेबल नहीं है। जैसे भारत में 3 कृषि कानून जो थे, तो 3 कृषि कानूनों को लेकर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होने के पीछे तर्क क्या था? क्या किसान आंदोलन के लोग ये कह रहे थे कि साहब इसको लागू करने में पुलिस के पास बहुत अधिक अधिकार आ जाएंगे? नहीं, किसान आंदोलन के लोग ये कह रहे थे कि ये जो तीनों कानून हैं ये हमारे लिए अन्यायपूर्ण है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो कानून की वैधता की जांच कानून की विषय वस्तु के आधार पर कर रहे थे। इसी तरह से महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध इस तर्क के आधार पर नहीं किया कि नमक कानून का ब्रिटिश जो पुलिस है, ब्रिटिश शासन की जो पुलिस है, ये बहुत इसका दुरुपयोग करेगी, ब्रिटिश शासन की पुलिस नमक कानून का बहुत अधिक दुरुपयोग करेगी। नहीं, ये बात नहीं कही गई। यहाँ पर यह कहा गया कि जो कानून है, नमक कानून है, ये नमक कानून अन्यायपूर्ण है। नमक कानून क्या है? अन्यायपूर्ण है। ये लोगों के अधिकारों को कम करता है। नमक कानून ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्ष में झुका हुआ है, ये जनता के पक्ष में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ लेना कि जब हम कानून की विषय वस्तु की जांच करते हैं तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है। यही क्या है? ये है विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक राइटियस, उचित। हम ये देखते हैं कि कानून अपने आप में उचित है कि नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ये कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ठीक है, और ये जो तरीका है इसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। दो चीजें हो गई। भारत के संविधान में दिया गया था ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जंप करके इसमें पहुंच गया। जो गोपालन केस था, मतलब जो 1950 का दशक था, वहां सुप्रीम कोर्ट इसको आधार बना रहा था कि भाई हम इस बात को नहीं देखेंगे
कि कानून अपने आप में न्यायपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, तार्किक है कि नहीं है। हम तो केवल ये देखेंगे कि जो कानून बना है उस कानून का सही तरीके से उसको लागू किया गया कि नहीं किया गया। इसका मतलब केवल कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करेंगे, हम विधायिका के शक्तियों की जांच नहीं करेंगे कि उसने कानून कैसा बनाया। लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में जो ये स्टैंड था, ये मेनका गांधी केस में आकर छोड़ दिया। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम कानून की विषय वस्तु, कानून उचित है कि नहीं है, कानून ठीक है कि नहीं है, कानून निष्पक्ष है कि नहीं है, कानून तार्किक है कि नहीं है, हम इसकी भी जांच करेंगे। और जैसे ही ये कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत विस्तृत हो गई। तो किसी भी इंडियन पॉलिटी के विद्यार्थी को अनुच्छेद 21 को समझने का सबसे पहली जो उसकी कुंजी है, वो कुंजी ये है कि वो इस बात को समझे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और विधि की सम्यक प्रक्रिया जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि इसमें कानून की वैधता की जो वैलिडिटी है की जांच कानून लागू करने की प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। कानून लागू करने की प्रक्रिया को देखा जाएगा, ठीक है। इसमें कानून की वैधता की जांच कानून के निष्पक्ष, न्यायपूर्ण एवं तार्किक, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होने के आधार पर की जाती है। इसमें जो कानून की वैधता की जांच है वो कानून के निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तार्किक होने के आधार पर की जाती है। यहां पर जो दूसरी बात है वो दूसरा पहलू क्या है, इसमें जो दूसरा पहलू है बच्चों, उस दूसरे पहलू को भी आप समझें कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें कानून लागू करने की प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्यपालिका की कार्रवाई को जांचा जाता है, ठीक है। इसमें विधायिका के विधि निर्माण को भी जांच का विषय बनाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह अनुच्छेद 21 में जापानी संविधान से ली गई है। यह अमेरिका के संविधान में, मतलब भारतीय संविधान में है लेकिन ये नहीं है, लिखा नहीं गया है, लेकिन कोई दिक्कत हो गया। यह अमेरिका के संविधान में तो बच्चों यह अमेरिका के संविधान में स्वीकार की गई है, ठीक है। अब गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बनाकर एक्सप्लेन किया, लेकिन मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पर से जंप करके इस पर चला गया, ठीक है। इसको आप समझिए। गोपालन वाद में आधार बनाया गया, ठीक है। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर मेनका गांधी वाद में नहीं होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये पकड़ लेंगे। मेनका गांधी वाद में इसे आधार बनाया गया। यह है बच्चों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में था तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून का मतलब लेंगे जस्ट, फेयर, रीजनेबल लॉ।
हम कानून को केवल ऑर्डिनरी लॉ के रूप में नहीं लेंगे, हम जस्ट लॉ के रूप में लेंगे। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 21 में विधि का मतलब लेंगे जस्ट लॉ, तो हम ये देखेंगे कि संसद ने, राज्य की विधानसभाओं ने जो कानून बनाया है वो जस्ट लॉ है कि नहीं है। इस तरह से इसीलिए डीडी बसु ये कहते हैं कि गोपालन केस से मेनका गांधी वाद तक सुप्रीम कोर्ट ने जो यात्रा की वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की यात्रा की, पूरी कहानी को चेंज कर दिया। कहानी कैसे चेंज हुई? कहानी ऐसे चेंज हुई कि हम ये केवल नहीं देखेंगे कि पुलिस वालों ने किसी को मृत्युदंड देने में सही तरीका अपनाया है जो सीआरपीसी में दिया गया है या नहीं अपनाया गया, हम ये भी देखेंगे कि मृत्युदंड संबंधी कानून ठीक है कि नहीं है। इससे पूरा खेल ही बदल गया। यह है अनुच्छेद 21 की व्याख्या में मेन पॉइंट। मतलब इसीलिए देखेंगे, कहा जाता है कि अगर हम लोग अनुच्छेद 21 की जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थी, जो इसकी न्यायिक व्याख्या थी, उस न्यायिक व्याख्या को देखें तो यहां पर अगर हम मेनका गांधी केस को, मेनका गांधी का पासपोर्ट जो था वो जमा करवा लिया गया था और मेनका गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने उसमें अपने मामले में यह तर्क प्रस्तुत किया कि वो एक पत्रकार भी हैं और पत्रकार होने के नाते उन्हें विदेश यात्रा भी करनी होती है। उनका पासपोर्ट जमा कराकर उनके पत्रकार होने के साथ साथ उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया गया। और आप इसीलिए किताबों में पढ़ते हैं कि मेनका गांधी वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल बताया। भारत के संविधान में अपने देश में कहीं भी जाने का जो अधिकार है, राइट टू फ्री मूवमेंट, निर्बाध संचरण का अधिकार, वो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। लेकिन जो विदेश यात्रा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये ध्यान रखना है। तो मेनका गांधी वाद में आप ये तो पढ़ते हैं कि मेनका गांधी वाद में अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये अधिकार बताया गया। लेकिन मेनका गांधी वाद में कैसे बताया गया ये भी जानना है, क्योंकि मेंस में तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हुआ कैसे। तो मेनका गांधी वाद के पहले क्या था, मेनका गांधी केस के पहले क्या था, और मेनका गांधी केस और उसके बाद क्या हो गया। मेनका गांधी केस के पहले जो मूल अधिकार थे वो अलग अलग माने जाते थे। मूल अधिकार पृथक हैं, वो आइसोलेटेड हैं, मतलब 14 अलग है, 19 अलग है, 21 अलग है। ये मूल अधिकार एक दूसरे से पृथक हैं। सवाल उठा कि जो 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है क्या वो 19 से अलग है। मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार जो है वो अंतर संबंधित हैं। मूल अधिकार क्या है? अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये अंतर संबंध इतना है कि 14, 19 और 21 ये भारत के संविधान में मूल अधिकारों के ये स्वर्णिम त्रिभुज हैं। 21 की व्याख्या करने में आपको 19 को समझना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, क्योंकि 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 में जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनको छोड़कर बाकी जितने अधिकार सब 21 में आएंगे। बात समझिए, 19 में 6 प्रकार के अधिकार हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ बनाने का अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, और कोई भी व्यापार, कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्युपेशन अपनाने का अधिकार। तो 19 में जितने अधिकार हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार है, और 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 वाले अधिकारों को छोड़कर बाकी जितने अधिकार हैं सब 21 में हैं। और अधिकार ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। अधिकार अगर किसी के ज्यादा है और किसी के कम है तो अधिकार खत्म हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ द पाइक इज डेथ ऑफ द मिनोट। समुद्र में बड़ी मछली की आजादी छोटी मछली के मौत का सबब होती है। छोटी मछली जो होती है उसकी मौत का क्या होती कारण होती है। इसलिए मूल अधिकारों में समानता भी होनी चाहिए। और ये बात जैसे ही कही गई, यहाँ पर क्या है, ये बात जैसे कही गई वैसे ही बच्चों क्या हो गया कि समानता। तो 14 में समानता, 19 में स्वतंत्रता और 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन तीनों को मिलाकर ये 76 में क्या गया, 78 में केस आया। ठीक है, अब यहाँ पर मूल अधिकारों का जो स्वर्णिम त्रिभुज है, मूल अधिकार का जो स्वर्णिम त्रिभुज है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनका स्वर्णिम त्रिभुज है। ये सब ईयर हुआ यार, बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये सब ईयर हुआ क्लियर करो। ये सब तो किताब में कहीं भी मिल जाएगा। और 2 डेट मिलती है, कई बार जो मुकदमा जिस साल दर्ज होता है उसकी डेट, और कई बार जब मुकदमे का फैसला होता है। तो 76 में मुकदमा दर्ज हुआ था, 78 में मुकदमे का फैसला आया। ठीक है, इसमें दोनों डेट मिलती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर आपके अप्रोच का है कि हम लोग ये देखते हैं जैसे ईयर या कोई फैक्ट आता है आप जरूर से कॉन्शियस हो जाते हैं, जबकि मेंस में उन फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं होता। मेनका गांधी वाद में अगर आपने ईयर नहीं भी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कहानी नहीं बताई तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है ये सब जो फैक्ट है, ये सब प्रीलिम्स की चीजें हैं, ये सब आपको अपने से तैयार करना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि 76 में मुकदमा हुआ था, 78 में क्लैरिफाई किया। ठीक है, मूल अधिकार पृथक हैं। ये गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी आधार पर देख रहा था। मूल अधिकार अंतर संबंधित हैं, ये मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, यहाँ पर जो विधि शब्द था, विधि शब्द की सीमित व्याख्या की गई। सीमित व्याख्या जो है वह क्या की गई। ठीक है, दूसरा यहाँ पर विधि शब्द की व्यापक व्याख्या की गई। व्यापक व्याख्या का मतलब क्या है कि विधि में हम ये देखेंगे कि विधि निष्पक्ष है कि नहीं है, विधि न्यायपूर्ण है कि नहीं है, और विधि तार्किक है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ये जो मेनका गांधी वाद था इसने आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन को चेंज कर दिया। यहाँ पर इसके साथ ही बच्चों ये जो आर्टिकल है इसमें ये भी बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो आर्टिकल है इसमें क्या है, कई और शब्द हैं। एक है जीवन, दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता। तो जीने का मतलब क्या होता है, कुत्ते बिल्ली की तरह जीना। जीवन का मतलब अनुच्छेद 21 में पशुवत जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करना। यहाँ पर इस अर्थ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्राण या
जो जीवन का अर्थ है वो अर्थ भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें जीवन का अर्थ पशु की तरह जीना नहीं है, ठीक है। इसमें जीवन का अर्थ, इसमें जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीना है, लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीना है। अब किसी कैदी को अगर हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी उसकी डिग्निटी का अगेंस्ट है। यहां से भी अर्थ विस्तार हुआ। फिर अनुच्छेद 21 में वंचित शब्द आया है, ठीक है। वंचित शब्द का मतलब क्या है, डिप्राइव्ड शब्द का क्या मतलब है? यहां पर जो वंचित शब्द आया है उसका यह मतलब है कि अगर किसी के जीवन पर, स्वतंत्रता पर कोई संभावित खतरा होगा तो भी कार्रवाई करने का संरक्षण का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए किसी की जान पर खतरा है और कोई पुलिस के द्वारा या राज्य के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई जब कोई चीज हो जाएगी तब आइएगा, तो जब कोई चीज हो जाएगी तब आने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि वंचित शब्द का प्रयोग किए जाने से समाप्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समाप्त हो जाने के बाद संरक्षण की मांग नहीं की जाएगी। जो संरक्षण की मांग है वह संरक्षण की मांग क्या है? नहीं की जाएगी, बल्कि खतरा होने के आधार पर भी, यानी वंचन की संभावना के आधार पर भी संरक्षण की मांग की जा सकती है। यहां पर भी विस्तार हो गया। जैसे कि जब आपके साथ कुछ हो जाएगा तब आप आइएगा, तो भाई तब क्या आएगा व्यक्ति? इसलिए अगर किसी के अधिकारों से वंचित होने की संभावना मात्र भी है तो भी व्यक्ति संरक्षण की मांग क्या कर सकता है। यह है अनुच्छेद 21 के संदर्भ में ये बात, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों यहां पर मैंने आपसे कहा कि जब आप अनुच्छेद 21 को तैयार करें तो इन शब्दों का अर्थ तो समझें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद के 21 का विस्तार करते हुए किन अधिकारों को इनमें अंतर्निहित माना। तो यहां पर हम लोग इस बात को थोड़ा समझें कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा कैसे विस्तार किया गया, इस बात को आपको बताना है। देखिए, अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये अधिकार के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। 2017 का ये केस था, 2017 का जो केस था, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, इसको आधार कार्यवाद भी कहते हैं। उस केस में कहा गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट लेवल पर अगर हम लोग जाएं तो मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार, यह भी कहा गया। यह हादिया केस था, यह लव जिहाद का पहला केस माना जाता है। इधर स्टोरी को लेकर बहुत सारा विवाद बाद में खड़ा हो गया है। तो यह पहला केस था जिसमें एक डॉक्टर लड़की थी जिसने पढ़ाई के दौरान कन्वर्जन किया। हिंदू लड़की इस्लाम धर्म अपना लेती है, फिर एक मुस्लिम से शादी करती है। मामला केरल हाईकोर्ट में जाता है। केरल हाईकोर्ट जो है लड़की की कस्टडी उसके पिता को दे देता है। केरल हाईकोर्ट के बाद ये मामला उस लड़की के जो हस्बैंड है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट केरल हाईकोर्ट के डिसीजन को पलट देता है। और सुप्रीम कोर्ट वहां पर कहता है कि मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और इसको कहते हैं साफिया जहां बनाम अशोकनवाद, साफिया जहां बनाम अशोकनवाद 2018 का केस था। इसको IAS प्री में भी पूछा गया। ये वाला जो है इसको IAS प्री में भी क्या है पूछा गया। कुछ हाईकोर्ट ऐसे थे जिन्होंने राइट टू एक्सेस इंटरनेट को भी आर्टिकल 21 में बताया। केरल हाईकोर्ट का डिसीजन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है नहीं था, ठीक है। फिर इसके साथ ही फोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप है। फोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप है। ये जो मामला था फोन टेप करने का, ये PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम
भारत संघ 1997 का केस था, ठीक है। मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ 1981। भारत संघ 1981। फिर इसी तरह से राइट टू लिवलीहुड, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी। ये भी 1980 के दशक का केस है, 1986 का केस है। इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी किया गया है। तो इसी तरह से निद्रा का अधिकार, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया बच्चों? आगे बढ़ूं मैं। छठवां, निद्रा का अधिकार, रामदेव जी वाला मामला था, रामलीला मैदान 2011 का मामला था। फिर इसी तरह से शिक्षा का अधिकार, इसमें दो केस हैं, एक मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का केस, ठीक है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 का केस, ठीक है। आहार का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू फूड जो है पीयूसीएल बनाम पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ का केस है। फिर इसी तरह से प्रदूषण मुक्त जल व वायु के उपयोग का अधिकार, ये 2000 का केस था। ये जो पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर का यूज का सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1994, सुभाष कुमार। फिर इसी तरह से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का केस, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यह है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यमसी मेहता बनाम भारत संघ 1988 का केस। भारत संघ 1988 का केस। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार वगैरह भी दिया गया, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का जो अधिकार है वह परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का केस था 1989 का, ठीक है। कामगार महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस था, ये भौरी गिरी वाला केस था 1997 का क्या है। तो ये सब कुछ प्रमुख जो है आपको अधिकारों के बारे में लिखना पड़ेगा, बीपीएससी ने इस पर सवाल पूछ लिया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नोट हो गया बच्चों?
प्रवीण, अमिता, कृष्णनंदन, नेहा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अंजलि कुमारी, शिल्पा सिंह, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके साथ ही बच्चों अनुच्छेद 21 जो है का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 के का निलंबन नहीं किया जा सकता, 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, यह जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा हैबियस कॉर्पस एक केस था। हैबियस कॉर्पस जो केस था, इस हैबियस कॉर्पस केस में एडीएम जबलपुर बनाम हैबियस कॉर्पस केस एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला केस में अनुच्छेद 21 का संरक्षण न दे पाना भारतीय न्यायपालिका के लिए आज भी धब्बा माना जाता है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला केस क्या था? इमरजेंसी लगाई गई और शिवाकांत शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। शिवाकांत शुक्ला ने मुकदमा दायर किया, अनुच्छेद 32 के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इमरजेंसी चल रही है, इसलिए आपको अनुच्छेद 21 के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। और ये आज भी भारत की न्यायपालिका पर एक धब्बा केस माना जाता है। दरअसल इसी केस के बाद क्या ये जोड़ा गया कि इमरजेंसी के दौरान भी अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं कर सकते। ठीक है, आज भी जब भी न्यायपालिका का मनोबल गिराना होता है, इसी केस की चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब कि जो हम लोग 32, जैसे आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनको लागू करना है, और मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन का अधिकार है। जब बचेंगे तभी तो बचेंगे। जीवन के अधिकार के बाद स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, दूसरे जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इन सब अधिकारों का महत्व है। इसलिए अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये मैंने आर्टिकल 21 के बारे में जो डिफरेंट डायमेंशंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, और आप देखेंगे कि बीपीएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 21 पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों सुबह के टाइम कितना ही रखते हैं, शाम की क्लास हो सकता है आपकी लंबी हो, एक टॉपिक का याद था और एक टॉपिक पॉलिटी का, दोनों टॉपिक क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई डाउट है, अगर जो आज की अभी की कक्षा में जो बातें बताई गई हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं।